हेलो स्टूडेंट्स, कुछ और एमसीक्यूज देख लेते हैं इंडियन पॉलिटी के पेपर। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हैं यूपीएससी मैक्स। मैक्स मीन्स मैक्सिमम स्टडी। अगर आप एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 17 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि ये इंश्योर करता है कि आप कोई भी पब्लिक प्लेस में जाओ, जैसे कि शॉप मतलब दुकान, होटल्स में, चाहे तो आप बाथिंग घाट्स में कहीं पे भी जाओ, ठीक है, वहाँ पे आपको इक्वल एक्सेस मिलेगी। इक्वल एक्सेस मतलब कि जितना का, अगर लेट से आप कोई दुकान में गए, वहाँ पे कोई आपको एक टॉय पसंद आया, उस टॉय का दाम था 500 रुपीज़। कितना? 500 रुपीज़। और कोई आपसे उसी टॉय का दाम 700 रुपीज़ मांग रहा है, तो ये तो फेयर नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है। तो ये जो चीज़ इक्वल होगा आपके लिए भी और किसी एक पर्सन के लिए भी, वो इक्वल एक्सेस कौन सा फंडामेंटल राइट आपको अलाउ करती है, इंश्योर करती है? ऑप्शन नंबर ए है राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम। दूसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कौन होगा इनमें से? आप मुझे जल्दी से बताओ। आई होप आप लोग आंसर दे लिए होंगे। तो मेरे भाई, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 15 के द्वारा दिया गया राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आपको ये इंश्योर कराती है कि आप हर जगह पे हर किसी के बराबर हो। ठीक है, चाहे तो आप पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, कास्ट, सेक्स और इवन प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप कहाँ से आ रहे हो। ठीक है, आपकी रिलीजन क्या है, आपकी रेस क्या है, कास्ट क्या है, सेक्स क्या है, इसके बेसिस पे आपको कोई भी, कह सकते हो कि, अनफेयर नहीं मिलेगा किसी भी जगह पे, चाहे कहीं पे भी हो, इंडिया के किसी भी पार्ट में। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 15 में मेंशन है, राइट टू इक्वालिटी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं कि ये जो फॉरेन जुडिक्शन है, ये किस लिस्ट में आती है? 7 शेड्यूल में किसके अंदर में आती है? 7 शेड्यूल के एक बार बारे में मैं समझा दूं तो 7 शेड्यूल में क्या है कि देखिए, हमारे पास 7 शेड्यूल है, इसमें टोटल कुछ लिस्ट बनाए गए हैं, 3 लिस्ट। एक तो पहला है हमारे पास स्टेट लिस्ट, ठीक है, दूसरा हमारे पास में सेंट्रल लिस्ट, और तीसरा जो हमारे पास में आता है वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, टोटल 3 लिस्ट है। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट को यूनियन लिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इनमें क्या है, कुछ कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक काम होगा, ये काम किसको देना चाहिए? स्टेट को, यूनियन को, या फिर दोनों को? तो कुछ काम को बताने का जो काम है वो कौन सा शेड्यूल में है? 7 शेड्यूल में है। तो ये जो फॉरेन जुडिक्शन है, ये किसके अंदर में आता है? यूनियन के अंदर में आता है, स्टेट के अंदर में आता है, या ग्लोबल के अंदर में आता है, या कॉन्करेंट में आता है? थर्ड वाला कॉन्करेंट में। ठीक है, किसके अंदर आती है? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनियन। फॉरेन का कोई भी काम हो, जैसे कि देश के बाहर का कोई भी काम हो, उसको हैंडल यूनियन गवर्नमेंट करती है। ठीक है, चाहे कोई भी फॉरेन जुडिक्शन हो, यूनियन लिस्ट में आती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो कि अनटचेबिलिटी को हटाता है, एबॉलिश करता है? राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, या फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट? ये कौन सा ऐसा राइट है, बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट है, जो कि अनटचेबिलिटी को रिमूव करता है हमारे कंट्री से? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो आई होप आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। ये जो राइट टू इक्वालिटी है, इसमें आता है। और राइट टू इक्वालिटी के अंडर में भी कौन? आर्टिकल नंबर 17 जो है, ये एबॉलिश करती है कि आप अनटचेबिलिटी को एक ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 18 क्या है बच्चा? आर्टिकल नंबर 18 है कि आप कोई भी टाइटल अपना नहीं रख सकते हो। जैसे कि अपना, जैसे कि मान लो कि किसी आदमी का नाम है डॉक्टर, ठीक है, तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, जैसे कि डॉक्टर प्रशांत कुमार पांडे। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर लगाने का है, ये सिर्फ आपको गवर्नमेंट ही अलाउ करेगी, आप अपने आगे कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 18 में मेंशन है। क्लियर है? मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि दो चीज़ एबॉलिश की गई थी, एक तो खुद आप बोल सकते हो कि अनटचेबिलिटी को, और दूसरा है टाइटल को।
तो आर्टिकल नंबर 17 में क्या है, आर्टिकल नंबर 17 में है, आप कह सकते हो कि ये जो अनटचेबिलिटी था उसको एबॉलिश किया गया, और आर्टिकल 18 में जो टाइटल आपने एक्वायर किया है उसको एबॉलिश किया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना कोई भी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनसे ले सकते हैं किस ज्यूरिडिक्शन के अंदर में। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, रिट्स ज्यूरिडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन या एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, कौन सा ज्यूरिडिक्शन में वो अपना जो भी रूल्स होंगे वो मतलब कि कंसिडर कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, किस ज्यूरिडिक्शन में उनसे ओपिनियन ले सकते हैं। जल्दी से आंसर बताइए। चलो आपका आंसर आ गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। वो एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं अंडर आर्टिकल 143। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को ये पावर मिली हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि अगर कोई एक हायर कोर्ट है, जैसे लेट से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट ले लो, कोई भी दो एक कोर्ट लेते हैं, हाई कोर्ट। अब ये हाई कोर्ट जो है ये देख रही है कि जो इनके सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे कोई दूसरे भी कोई भी कोर्ट हो, अगर ये दोनों अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो ये कौन सा रिट्स इशू कर सकते हैं इनके अगेंस्ट में, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविजन या फिर कोवेरेंटो। ठीक है, जल्दी से आप अपना आंसर बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही है। चलो आई होप आपका आंसर आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोविजन। प्रोविजन जो है ना वो डायरेक्टली लोअर कोर्ट को ये आदेश देती है कि आप अपना ज्यूडिक्शन से बाहर जा रहे हो, आप इसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकते हो। तो ये जो हायर कोर्ट है वो रिट्स इशू करते हैं अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए। तो इस चीज़ को, इस रिट्स को प्रोविजन वाला रिट्स कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है कि किसी जगह से टैक्स कलेक्ट करना, चाहे किसी ज़मीन का टैक्स या बिल्डिंग का टैक्स, ये किस के अंडर आती है, किस लिस्ट में। जैसे कि आपको पता है कि 7 शेड्यूल में लिस्ट दी हुई है, तो वो लिस्ट में किस लिस्ट में आती है, यूनियन, स्टेट, ग्लोबल या फिर कंकरेंट, किस में आती है, आपको आंसर बताना है किस में आती है। ये जो टैक्स और लैंड का जो लैंड और टैक्स का ये जो है, मतलब ज़मीन पे टैक्स लगेगा, बिल्डिंग पे टैक्स लगेगा, ये किसके अंडर में आती है, यूनियन, स्टेट, ग्लोबल या कंकरेंट में। कंकरेंट में मतलब दोनों आ जाएगी, यूनियन प्लस स्टेट दोनों आ जाएगी। करेक्ट, चलिए आंसर बताइए इसका फास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेट। आप स्टेट पे, मतलब स्टेट के पास ये फुल्ली हक है कि वो अपने स्टेट में ज़मीन पे कितनी टैक्स लगा सकती है, कौन से बिल्डिंग पे कितना टैक्स लगा सकती है, ये सारा स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। ठीक है, इस बात को नोट करना। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये किसके पास पावर है, ये स्टेट के पास पावर है। ठीक है, सेंटर के पास ये पावर नहीं है, यूनियन के पास ये पावर नहीं है। तो कंकरेंट में होगा नहीं, यूनियन होगा नहीं, ग्लोबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, फिर ये स्टेट हो गया। क्लियर है यहाँ तक लल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जो राज्यसभा में सीट कितने एलोकेट किए गए हैं सिक्किम के लिए, आपको इसका आंसर बतानी है कि सिक्किम के लिए कितने सारे सीट्स एलोकेट किए गए हैं राज्यसभा में। ठीक है, टोटल 11 है या फिर टोटल 1 है, 19 है या फिर 2 है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा सिक्किम के लिए। तो अगर आपको पता है सिक्किम क्या है, 7 सिस्टर में उधर हो गए हैं, तो एक यहाँ पे ऊपर में स्टेट है 7 सिस्टर, भूटान के बगल में, नेपाल के बगल में। ठीक है, तो वो जो सिक्किम है उस पर टोटल कितने सारे राज्यसभा के सीट एलोकेट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1। पहली बात तो बहुत सिक्किम में बहुत छोटा सा पॉपुलेशन वाला एरिया है, बहुत छोटा जगह है, तो उसमें ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी सीट देखने को। ठीक है, कितना सीट है, ओनली 1 सीट है। किसके लिए, राज्यसभा में सिक्किम के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सा फंडामेंटल राइट है ये इंश्योर करता है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा फंडामेंटल राइट है ये इंश्योर करता है कि जितने भी पर्सन हैं उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा अपने कानून के अंदर में। यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन सा लॉ में कौन सा फंडामेंटल राइट में आता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किस में आती है, जल्दी से आंसर बताइए। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये किस में आता है, तो ये आता है ऑप्शन नंबर ए, राइट टू इक्वालिटी। और ये आर्टिकल नंबर आता है आर्टिकल नंबर 14 के अंडर में। आर्टिकल नंबर 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी को दिखाता है, और राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में आती है। मतलब आर्टिकल, इसमें बहुत सारे आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी में,
उसमें से ये जो इक्वल बिफोर लॉ है ना, ये आर्टिकल नंबर 14 में मेंशन किया गया है, ठीक है, कि हर एक आदमी कानून के नज़र में बराबर है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आर्टिकल नंबर 14 में है, किसके अंडर में है, राइट टू इक्वालिटी के अंडर में, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि ट्रेड यूनियन जो है वो 7 शेड्यूल में किसके लिए मेंशन किया गया है, यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है, ग्लोबल लिस्ट में, किस लिस्ट में आता है ट्रेड यूनियंस, जल्दी से बताइए, ट्रेड यूनियंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। कौन सा होगा, कंकरेंट लिस्ट। इस कंकरेंट लिस्ट में दोनों पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी, दोनों के दोनों लॉ बना सकते हैं ट्रेड यूनियन पे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट को कोई दिक्कत है लॉ के अनुसार, यानी कानून में कोई अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो वो किससे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर लेट से कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है वो अगर पूछना है, अगर वो पब्लिक इंपॉर्टेंस में है, तो किस बॉडी के पास वो जाके पूछ सकते हैं, लोकसभा में जाके पूछ सकते हैं, कैबिनेट से पूछ सकते हैं, पार्लियामेंट से पूछ सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट से जाके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताओ। आई होप आप लोग अपना आंसर दे चुके होंगे, ठीक है, कॉपी में आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। वो कहाँ जाएंगे भाई, क्वेश्चन पूछना है कि ये बात सही है कि गलत है, ये कानून में आता है कि नहीं आता है, किससे पूछोगे, लोकसभा के मेंबर से। लोकसभा के मेंबर्स तो खुद विधायक होते हैं, उनके पास कितना अकील होता है ये तो सब जानता है। कैबिनेट से पूछोगे, वो भी तो वहीं का पार्ट है। पार्लियामेंट से पूछोगे, वो भी तो उसी का पार्ट है। पार्ट कौन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास फुल्ली नॉलेज है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो किसके पास जाएंगे वो, नो डाउट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। अंडर आर्टिकल 143 ये प्रेसिडेंट को अलाउ करती है कि आप कंसल्ट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट से फॉर कोई भी आपका एडवाइजरी ओपिनियंस के लिए, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर आपको जाना है तो नो डाउट आप वहीं जा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में बंगाल के पास में, यानी कि वेस्ट बंगाल के पास में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, हाउ मेनी सीट्स देयर इन वेस्ट बंगाल, कितने हैं लोकसभा में, ठीक है, राज्यसभा की बातें नहीं कर रहे हैं। तो 42 है, 2 है, 14 है, या फिर 40 है, कितना है, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 42। याद रखिएगा कितना है, 42। वेस्ट बंगाल में कितना है, 42 मतलब कि सीट्स है लोकसभा में वेस्ट बंगाल को लेकर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इन विच ईयर, किस साल में AIADMK पार्टी फॉर्म्ड। ये जो AIADMK पार्टी है वो कौन से साल में बनी थी, 1949, 1999, 1972 या फिर 1977 में बनी थी, कौन सी ईयर में बनी थी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो देखो, चलो आप लोग अपना आंसर बता लिए होंगे। तो ये जो पार्टी थी AIADMK, ये DMK पार्टी से स्प्लिट हुई थी, ठीक है, कब, ये तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1972। ये जो था पार्टी वो MG रामचंद्रन के द्वारा 1972 में बनाया गया था, स्प्लिट किया गया था फ्रॉम DMK से। तो ये DMK हो गया। अब ये दो पार्ट में टूट गया, एक तो खुद DMK में और दूसरा हमारे पास स्प्लिट हुआ AIADMK, ठीक है। कब हुआ था ये काम, 1972 में ये स्प्लिट हुआ, क्लियर है यहाँ तक। तो कब फॉर्मेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1972 में। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के पास टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा में सीट कितनी है। त्रिपुरा के पास राज्यसभा में सीट कितनी है, 7, 1, 18 या फिर 10। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1। भाई बहुत छोटा सा जगह है ये त्रिपुरा, मतलब अगर बाकी स्टेट के कंपेयर में देखे जाए तो बहुत छोटा जगह है ये। तो त्रिपुरा के ना बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक है, ओनली 1, क्योंकि बहुत छोटा एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सीट एलोकोट किया गया है, अलॉट किया गया है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि अगर किसी एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, या फिर उसे कोई मतलब तहस नहस करने की कोशिश की है, वायलेट की गई है, तो बताओ कि वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है किस आर्टिकल के थ्रू या फिर किस ज्यूरिडिक्शन के थ्रू।
तो ये कौन सा है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन, अपीलेट जुरिडिक्शन या एडवाइजरी जुरिडिक्शन। अब ये जुरिडिक्शन क्या है, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। चलो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, दैट इज रीट्स जुरिडिक्शन। आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट रीट्स इशू करती है अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो, ठीक है। तो किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल नंबर 32, और इस आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या फिर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा ना। तो आर्टिकल जो 32 है इसको सॉल या फिर हर्ट कहा जाता है, क्योंकि ये जो है जितने भी आप बोल सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या करती है, प्रिवेंट करती है। कि आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को दरवाज़ा खटखटा सकते हो। क्लियर यहाँ तक समझ में आया ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज रिट्स जुरिडिक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये कह रहा है कि फॉरेस्ट जो है वो 7 शेड्यूल में, देखो 7 शेड्यूल का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, ठीक है, आप इस पर फोकस कीजिएगा। तो 7 शेड्यूल में फॉरेस्ट किस के अंडर में आती है, यूनियन के अंडर में, स्टेट के अंदर में, या फिर ग्लोबल या कंकरेंट में आती है। जल्दी से आंसर बताइए कि फॉरेस्ट किसके अंदर में आती है। चलो आप लोग अपना आंसर दे लिए होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डी होगा, डी सॉरी, कंकरेंट लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में नहीं आती। मतलब दोनों इसमें काम कर सकते हैं, यूनियन भी और हमारे स्टेट भी, दोनों। बट याद रखिएगा ये जो था ना, मैंने अभी अचानक 20 इसलिए बोला क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल गया था। देखो ये 1970, आपको पता है कि 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर यहाँ तक। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये जो लिस्ट था हमारे पास फॉरेस्ट का, ये स्टेट लिस्ट में आता था। किस लिस्ट में आता था, स्टेट लिस्ट में। लेकिन बाद में इसको चेंज करके कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया गया। अब इस पे कानून दोनों बना सकते थे। कौन बना सकते हैं, स्टेट भी और यूनियन भी, इसलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में किया गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो बेटिंग्स होता है और गैम्बलिंग होता है, यानी कि जो जुआ वगैरह होता है, ये किसके अंडर में आती है, किस लिस्ट के अंडर में आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ग्लोबल लिस्ट या कनकरेंट लिस्ट। जल्दी से आंसर बताइए इसका। बेटिंग एंड गैम्बलिंग यानी कि जुआ हुआ खेलना, ये किस लिस्ट में आता है, किस स्टेट के अंडर में आता है, यूनियन स्टेट या फिर खुद स्टेट या ग्लोबल या कनकरेंट। देखो भाई ग्लोबल नाम का कोई चीज़ नहीं होता, जहाँ देखोगे पहले यही रिजेक्ट करोगे। क्लियर है। चलिए आप लोग आंसर दे लिए होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेट। समझो बातों को। कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि ये जो गैम्बलिंग और बेटिंग है ना, इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग बहुत सारे ऐड भी सुनते होंगे कि ये जो है बेटिंग ऐप नहीं है, ठीक है, इसको नहीं सुने यार, MPL वगैरह क्या क्या आते रहता है वो क्रिकेट वगैरह से रिलेटेड, तो उसमें नहीं बोला जाता कि ये बेटिंग ऐप नहीं है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट में ये अलाउड है लेकिन सारे स्टेट में अलाउड नहीं होती हैं। तो किसके अंडर में होगा, यूनियन में होगा तो सब जगह बैन होगा ना, तो किसके अंडर में है, नो डाउट स्टेट के अंडर में होगा। तो ये किसके अंडर में है, स्टेट के अंडर में। यूनियन के अंडर नहीं होगा, कनकरेंट में नहीं होगा, क्योंकि यूनियन में नहीं है तो कनकरेंट में होने का सवाल ही नहीं उठता। फिर दूसरी बात ग्लोबल में नहीं होगा, ठीक है, किस में होगा, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेट में। क्लियर यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में राज्यसभा में टोटल सीट उसको कितने एलोकेट किया गया है, 11, 19, 10 या फिर 1। जल्दी से आंसर बताइए कि महाराष्ट्र के पास राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है। चलो आप लोग का आंसर आ गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 19। महाराष्ट्र में राज्यसभा में टोटल 19 सीट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन रहता है, ठीक है, बहुत क्राउडेड एरिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे टोटल 19 सीट दी गई है इसके महाराष्ट्र को। क्लियर यहाँ तक। 17 चलिए ख़त्म हो गया। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगर कोई भी पैसे वगैरह डोनेट करना चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए रेगुलर बनाता रहूँ ताकि आपका प्रैक्टिस वगैरह होते जाए, तो नो डाउट आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, इससे मुझे ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।